फैसला दिल छू लेने वाली कहानी। बहू इतना बड़ा अन्याय मत करो। वह बेचारी अकेली कैसे रहेगी? अभी तो उसकी माँ मरी है। कुछ दिन तो उसके साथ रह लो इस घर में। मैं पूरे दिन बाहर काम करूँगा, कुछ तो सोचो। बेटा, तुम तो समझने की कोशिश करो। अकेली जवान बहन को ऐसे घर में अकेले छोड़ तुम लोग अपनी पत्नी को लेकर चले जाओगे। वह बेचारी कैसे अकेले रहेगी? इस घर में कुछ दिन तो बारी बारी से रुक जाओ तुम लोग। मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा, फिर चले जाना तुम लोग। मेरा क्या, मैं तो अकेला भी रह लूंगा। दोनों बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़ गड़गड़ा रहे थे राम कुमार जी। नहीं पापा जी, मेरा तो मुश्किल है क्योंकि इनका तो ऑफिस है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई, उसका भी नुकसान होगा, इसलिए मैं तो नहीं रह पाऊंगी। हाँ, छोटी अगर चाहे तो रुक सकती है, उसका तो कोई बच्चा नहीं है। अरे वाह दीदी, ऐसे कैसे कह दिया आपने? बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? मेरा पति तो है, वह भी तो ऑफिस जाते हैं, उनको भी तो चाय नाश्ता पानी खाना करना होता है। आप क्या ऑफिस से आकर खुद का खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, साफ सफाई करेंगे? नहीं बाबा, इन्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता है, भूखे रह जाएंगे। मैं नहीं छोड़ सकती। दोनों ही बहुएं आपस में लड़ पड़ी। राम कुमार जी आशा भरी नजरों से अपने बेटों की ओर देखते हैं, लेकिन बहू के साथ साथ दोनों बेटों की भी आपस में बहस होने लगी। लड़ाई बढ़ गई, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। अंत में बड़े बेटे मदन ने कहा, एक काम करते हैं कि सारी प्रॉब्लम माला को लेकर हो रही है, तो हम माला को ही अपने साथ ले चलते हैं। तब तक पापा जल्दी से जल्दी इसके लिए लड़का ढूंढकर शादी तय कर लेते हैं। क्यों पापा, ठीक है ना? माला वहीं खड़ी रोने लगती है। वह अपने पापा को बड़ी आशा भरी नज़रों से देखती है कि पापा मना कर दें। मैं नहीं जाने वाली इन लोगों के साथ। राम कुमार जी कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। बेटे और बहुएं भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। माला अकेली खड़ी रोने लगती है। एक तो उसकी माँ चली गई, माँ के जाते ही भाई भाभीियों ने अपना रंग दिखा दिया। रोते हुए माला पापा के कमरे की ओर गई, जहां राम कुमार जी सर पकड़े बैठे थे, आंखों में आंसू थे। माला को देख बोले, तू सोने नहीं गई? पापा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा आप प्लीज मना कर दो, मैं इन लोगों के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। भाभियाँ तो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन भैयाओं का रवैया भी तो देखा है ना आपने। जब आपके ना हुए तो भला मेरे क्या होंगे? माँ के जाने का गम उनके चेहरे पर जरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नहीं रह सकती। पापा प्लीज मुझे मत जाने दो। आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, छोटी बच्ची नहीं रही हूँ। बेटी की समझदारी भरे बातें सुन रोने लगे राम कुमार जी। उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जाओ, बेफिक्र होकर सो जाओ। माला चली जाती है। अगले दिन सुबह ही दोनों बेटे बहुएं अपना अपना सामान ले जाने लगे। राम कुमार जी चुपचाप बैठे बैठे बेटे और बहू को जाते हुए देख रहे थे। तभी मदन ने कहा, अरे माला, तुम अभी तक तैयार नहीं? बोला था ना सुबह 7 बजे ही निकलना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से तैयार हो। माला पापा की ओर देखने लगती है। राम कुमार जी ने कहा, नहीं माला कहीं नहीं जाएगी, तुम लोग जाओ। हाँ तो ठीक है ना पापा जी, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हमने तो भाई बोल दिया था माला चल पड़ेगी, फिर आप टेंशन फ्री होकर आराम से रहोगे। अब नहीं भेजना चाहते तो आपकी मर्जी। चलो जी, हमारी तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, कहते हुए बड़ी बहू सबको लेकर चली गई। राम कुमार जी आंखों में आंसू लिए बच्चों को जाते हुए देखते रहे। एक बार भी पलट के उनके बेटों ने उन्हें देखा तक नहीं। माला पापा के साथ अकेली रह जाती है। राम कुमार जी बेटी को अकेले घर में छोड़ ऑफिस भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वह अपनी छुट्टियां बढ़ाते जा रहे थे। पूरा घर अकेले खाने को दौड़ता था। माँ के जाने के बाद माला भी काफी गुमसुम सी हो गई थी। बस दोनों बाप बेटी एक दूसरे को सहारा देने बने हुए थे। 2 दिन बाद ही गांव की ही एक काकी माला से मिलने आई। काकी बहुत अच्छी थी, वे अक्सर ही माला से मिलने आया करती थी। माँ के जाने के बाद एक काकी ही थी जिन्हें माला अपना दुख सुख बताती थी। काकी जी ने राम कुमार जी को समझाते हुए कहा, बेटा कब तक तू बिमला के जाने का दुख मनाता रहेगा? अगर तुम ही अपने आप को कमजोर कर लेगा तो माला का क्या होगा?
उसके बारे में भी तो सोच। काकी उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ, तभी तो कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अकेले छोड़ कैसे जाऊं? बहू बेटों की तो हालत सुन ही चुकी हो आप। अरे मैं तो हूं ना, जो नहीं है उनके लिए क्यों रो रहा है? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी माला को। मैं रहूंगी उसके साथ। तू माला की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। तू कल से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दे और आगे की सोचो। मैं पूरे दिन माला को अपने पास रखूंगी। काकी की बात सुन राम कुमार जी कुछ सोचते हुए अगले दिन से ऑफिस जाने लगे। काकी पूरी तरह से माला का ध्यान रखती थी। राम कुमार जी के जाने के बाद वह जाकर खुद ही पूरे दिन माला के साथ रहती थी, जब तक कि राम कुमार जी वापस ना आ जाते थे। राम कुमार जी ऑफिस में अपनी जान पहचान वालों से सबसे माला के लिए लड़का देखने के लिए बोल दिए थे। एक लड़का मिल भी गया था जो कहीं दूसरे शहर का था, लेकिन यहाँ पर किराए का मकान लेकर नौकरी करता था। अच्छी खासी तनख्वाह भी थी। राम कुमार जी को सत्यम पसंद आ गया। बातचीत करके उन्होंने सत्यम की शादी माला से तय कर दी। आज विमला जी को मरे हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। 6 महीनों में राम कुमार जी पूरी तरह से पत्थर बन चुके थे और बेटे बहू ने जाने के बाद ना तो एक बार भी पलट कर वापस घर आए, ना ही कभी फोन पर हाल चाल भी लेते। यहाँ तक कि माला की शादी की भी चिंता उन्हें नहीं थी। राम कुमार जी ने एक दो बार फोन किया भी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, ये कहते हुए कि ऑफिस के काम में बिजी हैं। माला की शादी तय हो गई। राम कुमार जी ने जानबूझकर दोनों ही बेटों को शादी के बारे में नहीं बताया। जब शादी को 4 दिन रह गए तो उन्होंने व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड के साथ मैसेज डाल दिया कि अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो शादी में आ जाना। जबरदस्ती छुट्टी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने सब कुछ अकेले कर लिया, वैसे ही मैं एक मुंह बोला भाई भी देख लूँगा। मैसेज पढ़ते ही दोनों बेटे अगले ही दिन घर आ जाते हैं और आते ही राम कुमार जी पर बारी बारी से बरस पड़ते हैं। पापा ये क्या तरीका है? ये क्या मैसेज छोड़ा है आपने? हम पर आए थे, शादी के 2 दिन रह गए तो आपने हमें मैसेज किया। हाँ तो क्या करता? कौन सा फर्ज निभाया तुम लोगों ने बेटे होने का, जो हक से तुम लोगों को बुलाता? तुम्हारी माँ के जाने के बाद एक बार भी तुम दोनों ने पलट के अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश की कि वह जिंदा है या मर गया? यहाँ तक कि एक बहन थी, उसके बारे में भी तुम लोगों ने पूछा नहीं। कौन से फर्ज की बात कर रहे हो? बहन की शादी में आए हो, घर की शादी है और घर की बहुएं ही नहीं आई है। अपनी अपनी पत्नी को छोड़कर कौन सी जिम्मेदारी निभाने आए हो तुम लोग? फिलहाल तो राम कुमार जी ने माला की शादी अपने बलबूते पे की। एक भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे को नहीं दी। शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। माला अपने ससुराल चली गई। शादी के अगले दिन ही दोनों बेटों ने राम कुमार जी से कहा, पापा अब तो माला भी चली गई, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हमारा अपना खुद का घर हो गया है, तो इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहेंगे? या तो आप ये घर सब कुछ बेचकर हमारे साथ चलें या फिर इस घर को किराए पर उठा देते हैं। बेटों की बात सुन राम कुमार जी चीख पड़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने घर बेचने की बात की कैसे? इस घर को तुम्हारी माँ ने कितना सहेज के बनाया था। ये मेरे खून पसीने की कमाई से बनी है। तुम्हारी माँ का सपना है। तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ ये बोलते हुए कि ये घर बेच दो? तुम लोगों को मेरी और इस घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ। मैं खुद को और अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। राम कुमार जी की बातें सुन दोनों बेटे उल्टे राम कुमार जी के ऊपर ही गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब राम कुमार जी बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। अब तक तो माला थी, कुछ सहारा था, अब तो बिल्कुल ये घर उन्हें काटने को दौड़ता था। काकी कभी कभी राम कुमार जी का हाल चाल लेने आ जाती थी। माला के जाने के बाद उनका भी आना जाना कम हो गया था। एक दिन राम कुमार जी ने काकी से कहा, काकी अब घर में रहना मुश्किल है, घर काटने को दौड़ता है। बेटों ने तो कहा दिया ये घर बेचकर उनके साथ रह लो या घर को किराए पर दे दो। उनके साथ तो मैं रहने वाला नहीं था। यही सोच रहा हूँ किराए पर ही दे दूँ, लेकिन किराएदार भी जाने कैसे मिलेंगे। खाने पीने वाला मिल गए तो उसे निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राम कुमार जी की बात सुन काकी ने कुछ सोचते हुए कहा, राम कुमार बेटा बुरा मत मानना, तो मैं एक बात कहूँ,
जब तुझे घर किराए पर ही देना है तो अपनी बेटी को ही दे दे, वह भी तो इस शहर में किराए पर ही रह रही है ना। कम से कम इसी बहाने तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और 2 टाइम की रोटी भी ढंग से मिलती रहेगी। काकी की बात सुनते ही जाने रामकुमार जी के दिमाग में क्या आया, उनके चेहरे पर चमक आ गई। सच कहा काकी आपने। काकी आपको पता नहीं आपने क्या कहा है, आपने तो जैसे मेरी खुशियाँ लौटा दी हैं। काकी, बेटी को किराए पर क्यों, ये उसका भी तो घर है, वह यहाँ भी तो रह सकती है। इतना बड़ा खाली घर पड़ा हुआ है और वह किराए पर रह रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आज ही माला को बुलाता हूँ। बड़े खुशी मन से रामकुमार जी ने माला को यहाँ पर आकर रहने के लिए कहा। पहले तो माला ने मना किया, फिर रामकुमार जी की हालत देख, उनकी बातें सुन पति के साथ वहीं पर आकर रहने लगी। अब रामकुमार जी का दिन आराम से निकल रहा था। घर में बेटी दामाद भी थे, थोड़ी सी चहल पहल थी। तभी अचानक एक दिन मदन का फोन आता है और वह गुस्से होते हुए रामकुमार जी से बोल रहा था, पापा, आपने किससे पूछकर माला को इस घर में रखा है? अगर ऐसे ही साल 2 साल वह दोनों यहाँ पर रह गए तो उसका पति तो आपका हक जमाने लगेगा ना। ये क्या तरीका है, आप उन लोगों को बोल दीजिए अपना घर अलग से कहीं लेकर रहने लगे। आपको किराएदार कोई और नहीं मिला जो बेटी दामाद को लाकर बैठा दिया। मदन की बातें सुन रामकुमार जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खून का घूंट पीते हुए उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप से फोन काट दिया। बार बार बेटे का फोन आता ही जा रहा था, कभी छोटे बेटे का, कभी बड़े बेटे का, कभी दोनों बहुओं का। बहू भी इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी कि लगता ही नहीं कि वह अपने ससुर से बात कर रही हैं। जब बेटे और बहू के कहने के बाद भी रामकुमार जी ने माला को अलग नहीं रहने दिया तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं खुद ही आ गए। बड़ी बहू रामकुमार जी से कहने लगी, पापा जी, उम्र के साथ साथ दिमाग भी घुटनों में जा रहा है क्या? कितनी बार आपसे बोला कि ऐसी हरकतें मत करिए जो भविष्य में जाकर तकलीफ दे। माला को तो हम जानते हैं, लेकिन उसका पति अगर हक जमाने लगेगा तो फिर क्या करेंगे? आप देखिए पापा जी, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। छोटी बहू भी बोल पड़ी, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए ताकि हम अपने हिस्से से उसे बेचे या किराए पर दें। कम से कम हमारा तो रहेगा, उसे खोने का डर तो नहीं रहेगा। हाँ पापा जी, छोटी सही कह रही है, आप हमें हमारा हिस्सा दे दो। हम एक्चुअली में यहाँ पर अपना हिस्सा ही लेने आए हैं। बहू की बात सुन रामकुमार जी ने बेटों की ओर देखा। माला भी वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी। माला के पति ऑफिस गए हुए थे। रामकुमार जी ने बेटों से पूछा, मदन, राजेश, ये बहुएं जो कह रही है तुम लोग भी वही चाहते हो? तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा चाहिए? हाँ पापा, फालतू में झंझट पालने से अच्छा है कि हम अपना सारा कुछ समेट ही ले तो सही है। वैसे भी आज नहीं तो कल ये सारा कुछ तो हमारे ही नाम आना है, करना है आपको। इससे अच्छा है कि अभी कर दीजिए। छोटे बेटे ने भी बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाया। अच्छा, तो फिर तुम लोग इस घर को बेचोगे? पापा, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। फिलहाल तो आप बस बंटवारा कर दीजिए। तुरंत ही मदन बोल पड़ा, ठीक है, मैं देखता हूँ। कहते हुए रामकुमार जी उठकर अपने कमरे में चले गए और बिमला के फोटो के आगे रोते हुए कहने लगे, देखा बिमला, हमारे बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे सपनों के घर को बेचने की बातें कर रहे हैं। उस घर को, जिस घर को बनाने में मैंने अपनी जीवन की पूरी खून पसीने की कमाई लगा दी। तुमने इस घर को बनाने के लिए कितनी तपस्या की थी। आज इस घर की कीमत तुम्हारे बच्चों की नज़रों में कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से माला भी आती है, पापा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, पापा प्लीज़ आप रोइए मत। आप उन लोगों को जो भी चाहिए उन लोगों को दे दीजिए। उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सत्यम को बोलकर कहीं दूसरी जगह किराए पर घर देख लेती हूँ। आप हमारे साथ घर पे रहना। पापा, कम से कम इस जंजाल से दूर तो रहेंगे आप? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हारे बाप के कंधों में अभी इतनी ताकत है कि वो अपने लिए खड़ा हो सके। मैं भी खुद पूरे परिवार को पालने की ताकत रखता हूँ। तुम चिंता मत करो और तुम्हें कहीं भी किराए का घर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। अभी जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई। पूरी रात रामकुमार जी सोते नहीं हैं। उनके मन में उथल पुथल मची पड़ी थी। हजारों सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने थे।
आखिर बेटों की हालत, बहुओं की बातें याद करके राम कुमार जी ने अपना फैसला ले ही लिया और अगले दिन सुबह सुबह ही वकील को बुलाते हैं। वकील को देख दोनों बेटे और बहुएं भी आ जाती हैं। दोनों ही बहुएं खुश थीं। आज उन्हें उनका हिस्सा जो मिलने वाला था। बेटे भी 2 दिन के बाद जाने का टिकट करने के चक्कर में थे। राम कुमार जी ने वकील से कहा, वकील साहब, मेरी पूरी प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास हैं। ये मेरे दोनों बेटे हैं। आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। मेरी जितनी भी ज़मीन है, दुकान है, खेत है, 3 हिस्सों में बांट दीजिए, सिवाय इस घर के। इतना सुनते ही राम कुमार जी की बहुएं और बेटे हैरान हो जाते हैं। अरे पापा जी, 3 हिस्से किसके लिए? बोल पड़ी बड़ी बहू। हाँ पापा जी, आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर तीसरा हिस्सा किसके लिए? और ये घर, घर का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इतना बड़ा घर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? राम कुमार जी ने कहा, तीसरा हिस्सा मेरा है। और रही बात इस घर की, तो ये घर पुश्तैनी तो है नहीं, मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसलिए ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। जितनी भी पुश्तैनी जमीन है वो मैंने तुम लोगों के नाम करूँगा, लेकिन मेरा जो खुद का अपना बनाया हुआ ये घर, इसे मैं टुकड़ों में नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी के सपनों का घर है। ये तो गलत बात है ना पापा जी, ये तो आप धोखा कर रहे हो हमारे साथ। हम तो पंचायत बुलाएंगे इसके लिए। सब चीज में 2 हिस्से होंगे, बराबर बराबर। तीसरा हिस्सा लेकर क्या करेंगे आप? मुश्किल से 2-4 साल ही तो और रहेंगे आप, तो फिर आखिर में हमारे पास ही आएगा ना, तो इसकी क्या ज़रूरत है? बहू, चाहे मैं 2 साल रहूं, 2 दिन रहूं या 2 घंटे रहूं, तीसरा हिस्सा मैं अपनी बेटी को दूंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये घर मेरी पत्नी का सपना था, उस सपने को मैं उसकी बेटी को दूंगा। इसके लिए तो तुम क्या, तुम्हारी पंचायत भी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। और रही बात पुलिस कोर्ट कचहरी की, तो तुम्हें जो करना है कर लो। कोई भी पुलिस कोर्ट कचहरी जबरदस्ती हिस्सा नहीं दिलवा सकती। जो मिल रहा है चुपचाप से ले लो, नहीं तो ये सब भी मैं माला के नाम कर दूंगा। तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। पहली बार राम कुमार जी का गुस्सा देख उनकी दोनों बहुएं डर गईं। बेटों ने कहा, पापा ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। बच्चे? कैसे बच्चे? कौन से बच्चे? कौन से बच्चे होने का फर्ज निभाया है तुम लोगों ने? अरे हमने कोई पाप किए थे जो तुम जैसी औलाद पैदा हुई? माँ के जाने के बाद एक बार भी पलट कर तुम लोगों ने देखा नहीं कि तुम्हारा बाप जिंदा भी है या मर गया है। एक जवान बहन घर में पड़ी थी, उसके बारे में भी नहीं सोचा। पिछले 6 महीनों में एक फ़ोन तक तुम लोगों ने नहीं किया, और आज जब हिस्सा लेने की बारी आ गई तो तुम सबके पास टाइम हो गया। यहाँ तक कि माला की शादी में तुम्हारी पत्नियाँ तक नहीं आई थी, और आज हिस्सा लेने देखो कैसे चढ़ के आ गई हैं। जिस तरह से मुझसे बातें करती हैं, ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों से भी बातें नहीं करता है। खून का रिश्ता होने से सब कुछ नहीं हो जाता। तुम लोगों को जो दिया जा रहा है चुपचाप से ले लो, नहीं तो अभी के अभी मैं सारा कुछ माला के नाम कर दूंगा, और इसके लिए मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बताओ, लेना है या खत्म करूं कहानी यहीं पर? काफी तेज चिल्ला रहे थे राम कुमार जी। बेटे और बहू को लगा कि कहीं सच में गुस्से में आकर पापा सारा कुछ माला के नाम ही ना कर दें, इसलिए जो मिला वह चुपचाप लेकर चलते बने। राम कुमार जी ने 3 हिस्सा कर दिया, घर के टुकड़े नहीं किए, वह सब कुछ उन्होंने माला के नाम कर दिया। बेटे को अब राम कुमार जी से लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने राम कुमार जी से रिश्ता भी तोड़ दिया। और वैसे भी राम कुमार जी खुद उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। वे अपना घर और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी माला के नाम करके माला के घर में माला के साथ ही अपने दिन काटने लगे थे। बेटे की उन्होंने पूरी तरह से भुला दिया था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।